नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और कल की क्लास में हमने शुरू किया था जो टॉपिक वो था पश्चिम मेंडलवाद। माने पोस्ट मेंडलिज्म। और कल की क्लास में हमने जो टॉपिक इसमें पहला स्टार्ट किया था वो था अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता माने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता, इसको कार्ल कॉरेंस ने खोजा था और इसमें हमने 3 उदाहरण पढ़े थे। पहला था मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, दूसरा था एंटीरिनम मेजस माने स्नैपड्रैगन या कुत्ता पुष्प में पुष्प के रंग, और तीसरा था एंडोलेशियन मुर्गों में पंखों का रंग या त्वचा का रंग। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें लाल पुष्प वाला पादप और सफेद पुष्प वाले पादप में संकरण हुआ था। ये जनक पीढ़ी है और ये है लाल, ये था सफेद, और इनके संकरण से जो संतानें उत्पन्न हुई थी उनमें सभी में आए थे F1 में गुलाबी। अगर ये मेंडल होते तो ये कहते कि सभी लाल हैं, लेकिन वास्तव में सभी कैसे थे? गुलाबी थे। तो इसमें जो लाल युग्म विकल्पी है वो अपनी संपूर्ण प्रभाविता दर्शाने में असफल रहा और वो युग्म विकल्पी रूपांतरित हो गया, मॉडिफाई हो गया, और इस युग्म विकल्पी के साथ मिलकर उसने एक नया लक्षण दिया, मतलब R और R ने मिलकर, और उसका नाम क्या हुआ? गुलाबी। फिर इन दोनों में स्व संकरण कराया गया तो आया बड़ा R बड़ा R, बड़ा R छोटा R, बड़ा R छोटा R और छोटा R छोटा R। ये हो गया आपका F2। तो इसमें ये हुआ लाल, ये दोनों हुआ गुलाबी, और ये हुआ सफेद। ठीक है। तो यहां पर जो समलक्षणीय अनुपात आया था, फिनोटिपिक रेशो, वो आया था 1:2:1, और जो जीनोटिपिक रेशो आया था, समजीनी अनुपात, वो भी आया था 1:2:1। माने अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी अनोन्य क्रिया है जिसमें समलक्षणीय अनुपात और समजीनी अनुपात दोनों एक समान होते हैं। ठीक है। अब अपूर्ण प्रभाविता के बाद मैंने आपको इसके 3 एग्जाम्पल कल बता दिए थे। अब हम दूसरा आज स्टार्ट करेंगे, वो है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, सह प्रभाविता, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। बेटा सहपाठी, सहपाठी का मतलब होता है जो हमारे साथ पढ़ता है और हमारी तरह से उसको शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। तो सह का मतलब जो साझा करता है, जो बिल्कुल जिसको बराबर बराबर मिले। तो सह प्रभाविता के हम उदाहरण के द्वारा पढ़ते हैं। इसका जो पहला उदाहरण है वो है मवेशी। मवेशी माने गाय या छोटे सींग वाले, छोटे सींग वाली गाय में खाल या त्वचा का रंग। ठीक है। माने कोट और स्किन कलर इन कैटल, इन
शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल। अभी मैंने इसकी परिभाषा नहीं बनाई है, परिभाषा हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन वैज्ञानिक ने ली आपकी एक काली गाय, ठीक है। तो काली को इन्होंने लिखा ऐसे, काला। तो काला रंग कैसा होता है, जैसे ये हमने गाय का शरीर बना दिया, तो ये हो गया काला रंग, ठीक है। और इसका निषेचन कराया इन्होंने सफेद रंग के बैल से। तो सफेद कैसा हो गया, इस तरीके का, ठीक है। और ये कौन सी पीढ़ी है, ये है जनक पीढ़ी। तो जब इनको संकरित कराया गया, जब इनको संकरित कराया गया तो क्या हुआ, तो F1 पीढ़ी में सारे कैसे आए, इस तरीके से। ये क्या हुए, F1। अगर मेंडल होते तो मेंडल कहते कि सारे जो बच्चे हैं ये काले रंग के हैं। अगर कार्ल कॉरेंस होते जिन्होंने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी, वो कहते कि सारे बच्चे नीले रंग के हैं। याद आया, कबूतरों में था ना नीला रंग, काला, नीला, सफेद। लेकिन इन जिन्होंने सह प्रभाविता की खोज ना बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए एक वैज्ञानिक का नाम हम नहीं लिखते हैं। इन वैज्ञानिकों ने कहा ना ये गाय के बच्चे काले आए, ना ये गाय के बच्चे सफेद आए, ये जो गाय के बच्चे आए वो इस तरीके के आए। इसका मतलब या तो काली काया पर सफेद धब्बे या सफेद काया पर काले धब्बे। तो इसका मतलब सभी कैसे आए, सभी आए चितकबरे। सभी कैसे आए, चितकबरे। चितकबरे को इंग्लिश में कहते हैं रोअन। और जब इनका स्वनिषेचन कराया गया तो आपको अच्छे से पता है ये आएगा ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये आ गया F2 में। तो ये हो गया काला, ये दोनों हो गए चितकबरे, और ये आ गया सफेद। माने समलक्षणीय अनुपात, फिनोटिपिक रेशो हो गया, एक काला, दो चितकबरे, एक सफेद, 1 2 1। और इसका समजीनीय अनुपात आ गया, 1 शुद्ध काला, 2 संकर या चितकबरे और 1 सफेद। तो इसका मतलब अपूर्ण प्रभाविता के बाद सह प्रभाविता भी ऐसी अनोन्य क्रिया है जिसमें समलक्षणी और समजीनी दोनों एक समान होते हैं। समझ में आ गया। तो देखो इसकी परिभाषा क्या बनी, इसमें दो युग्म विकल्पी एक साथ रहते हैं और दोनों जब एक साथ होते हैं तो वो बिना मिश्रण किए शुद्ध रूप में अपने शुद्ध प्रारूप को एक साथ प्रकट करके F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण लेकर आते हैं। भाई ये शुद्ध काला है और ये शुद्ध सफेद है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। काला और सफेद मिलके सलेटी या नीला रंग नहीं बना रहा है, ये है अरूपांतरित युग्म विकल्पी।
माने अनमॉडिफाइड एलील। जबकि आप इधर देखिए अपूर्ण प्रभाविता में लाल और गुलाबी मिलके क्या हो जा रहे थे, रूपांतरित। उसमें लाल अपनी लाल अपनी पूर्ण प्रभाविता नहीं दिखा पा रहा था। इसमें ये जो दोनों युग्म विकल्पी हैं ये प्रभावी अप्रभावी संबंध से परे हैं। ये दोनों ही शुद्ध रूप से एक समान सह एक साथ आते हैं और अपनी प्रभाविता को बराबर प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो ये क्या है, ये है सह प्रभाविता। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका दूसरा उदाहरण है मनुष्यों में AB रक्त समूह की वंशागति। मनुष्यों में 4 रक्त समूह होते हैं। हम जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे ना, बहुयुग्म विकल्पता माने मल्टीपल एलीलिज्म, तब मैं आपको बताऊंगा। तो AB रक्त समूह, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी पुरुष जिसका रक्त समूह A है, शुद्ध A का विवाह एक ऐसी स्त्री से करते हैं जिसका रक्त समूह शुद्ध B है, तो जब इनका निषेचन करेंगे तो IAIB और IAIB। तो F1 पीढ़ी में सभी संतानों का रक्त समूह कैसा है, सभी AB रक्त समूह युक्त। सभी के सभी का जो रक्त समूह है वो AB रक्त समूह होगा। ठीक है, जब इसको निषेचित करेंगे, स्वयं निषेचित करेंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, IAIA IAIB IBIA IBIA का मतलब IAIB। इसमें वर्णमाला के अनुसार रखते हैं, B के पहले नहीं लिख सकते, तो AB और फिर IBIB। ये है F2। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये A रक्त समूह है, ये दो जो हैं ये AB रक्त समूह है, और ये जो है ये B रक्त समूह है। तो समलक्षणी अनुपात क्या हो गया, ये हो गया 1:2:1, और समजीनी अनुपात क्या हो गया, 1A 2AB 1A। तो इसका मतलब ये क्या है, जो AB रक्त समूह के जीव हैं हमारी जनसंख्या में, उनमें A और B दोनों उपस्थित हैं, दोनों समान रूप से प्रभावी हैं, इसलिए ये सह प्रभावी है। ऐसे ही बेटा मनुष्य में एक और रक्त समूह होता है जो अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन वो AB की ही तरह ही है, वो है मनुष्यों में MN रक्त समूह। तो जैसे AB है तो इसका हम क्रॉस नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बस अध्ययन करने के लिए होता है, या रक्त स्थानांतरण में इसका थोड़ा बहुत रोल होता है, अब इसको नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे AB है वैसे MN है। ठीक है, अब देखिए चौथा उदाहरण है मनुष्यों में हस्याकार रुधिराणु अनीमिया के वाहक। नंबर 4, मनुष्यों में हस्याकार रुधिराणु एनीमिया के वाहक, माने कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमंस।
ठीक है। जैसे अगर, अच्छा देखो, अगर किसी के अंदर सामान्य रूप का हीमोग्लोबिन है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सामान्य अगर कोई है तो उसको लिखते हैं HbA, ठीक है। अगर कोई वाहक है, इस रोग का वाहक है, तो उसे लिखते हैं HbA-HbS, माने ये मनुष्य जिंदा तो है, और अगर कोई रोगी है तो उसको लिखते हैं HbS-HbS, ठीक है। तो इनकी तो मृत्यु हो जाती है। तो हमारी जनसंख्या में ये जो HbA-HbS जो जीव हैं, ये सिकल सेल अनीमिया के वाहक हैं और ये जिंदा रहते हैं। तो इसमें HbA युग्म विकल्पी और HbS युग्म विकल्पी साथ साथ उपस्थित हैं। तो इसका मतलब देखिए इधर, ये हो गए आपके सहप्रभाविता के 4 उदाहरण, और आपको सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में अंतर भी पता चल गया। इसमें युग्म विकल्पी रूपांतरित हो जाता है, इसमें अरूपांतरित रहकर शुद्ध रूप में साथ साथ दोनों प्रकट होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपूर्ण प्रभाविता को और सहप्रभाविता को मिश्रित वंशागति कहकर बताया था। मिश्रित वंशागति माने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसे भी और इसे भी, लेकिन ऐसा कहना गलत है। क्वेश्चन आता है कि किसे किसे कहा था, तो इन दोनों को कहा था, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसा कहना गलत है, क्योंकि मिश्रित वंशागति वो होती है जो एक बार मिश्रित हो जाए फिर पृथक ना हो। लेकिन आप इधर देखिए, यहां पर ये गुलाबी फूल तो आ गए, लेकिन अगली पीढ़ी में शुद्ध लाल अलग हो गया, शुद्ध सफेद अलग हो गया, तो इसलिए इसको मिश्रित नहीं कहते। इधर भी देखिए, इधर काले और सफेद ने एक नया लक्षण तो दिया, चितकबरे, लेकिन F2 में आकर शुद्ध काला और शुद्ध सफेद भी प्रकट हो गया। तो मेरे हिसाब से और बहुत सारे हिसाब से इनको ये कहना गलत है। सहप्रभाविता को धब्बेदार वंशागति भी कहते हैं। देखिए, धब्बेदार, धब्बे तो पढ़ रहे हैं, चितकबरे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मोज़ेक इनहेरिटेंस। मोज़ेक इनहेरिटेंस, या आप लिख लीजिए धब्बेदार वंशागति। क्या लिख सकते हैं? धब्बेदार वंशागति। तो ये आपका अपूर्ण प्रभाविता हो गया, सह प्रभाविता हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी अनोन्य क्रिया पर, जिसको हम कहते हैं घातकता। क्या कहते हैं? घातकता। क्योंकि घातकता में भी जो मेंडल का जो 3:1 जो रेशो है, अनुपात है, वो बदल जाता है। देखिए, नंबर 3 घातकता। बेटा, घातकता एक ऐसी अनोन्य क्रिया है जिसमें एक युग्म विकल्पी इतना घातक होता है कि अगर वो समयुग्मजी माने होमोजाइगस रूप में प्रकट हो जाए तो जीव की मृत्यु का कारण बन सकता है। समझ में आया? तो घातकता की खोज नंबर 1 जंतुओं में आर्क्यूनॉट ने जर्मन चूहों की त्वचा के रंग में की थी। और पादपों में
ईबॉर, वैज्ञानिक का नाम है ईबॉर। ने कुत्ता पुष्प, आपको नाम पता है, ने कुत्ता पुष्प, जिसको आप क्या कहते हो, एंटीरिनम मेजस या स्नैपड्रैगन। तो मैं तो यहां पर एंटीरिनम लिख देता हूं, एंटीरिनम, पादप की पत्तियों में। ये ध्यान रखना। अब हम इसका क्रॉस करते हैं, तो ये जो घातकता है ये दो प्रकार की होती है। पहली है प्रभावी घातकता, प्रभावी घातकता माने डोमिनेंट लेथैलिटी। दूसरी है अप्रभावी घातकता, अप्रभावी घातकता माने रिसेसिव लिथैलिटी। ठीक है, प्रभावी घातकता में क्या होता है, इसमें समयुग्मजी प्रभावी जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसमें समयुग्मजी प्रभावी जीव की मृत्यु हो जाती है। और अप्रभावी घातकता में क्या होता है, इसमें समयुग्मजी अप्रभावी जीव की मृत्यु हो जाती है। समयुग्मजी अप्रभावी जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण जर्मन चूहों में खाल का रंग, खाल का रंग। अब क्रॉस करते हैं इसका, जैसे अगर ये ऐसा रंग है, ठीक है, तो इस रंग के चूहों को हम कहते हैं भूरा। क्या कहते हैं, भूरा, ब्राउन। तो दो भूरे, एक चूहा और एक चूहिया का संकरण कराया, तो बड़ा जी इंटू बड़ा जी ये आ गया ऐसे, बड़ा जी इंटू छोटा जी ये आ गया ऐसे, छोटा जी बड़ा जी ये आ गया ऐसे, छोटा जी ये आ गया ऐसे। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली क्या ले ली है, F1। अब देखिए, ये जो दोनों हैं, ये आए भूरे, ये जेनेटिक्स की किताबों में इसका नाम लिखा है हरा, लेकिन ये वास्तव में हरा नहीं था, ये था हल्का सा मटमैला सा, ठीक है, बादामी मटमैला सा, लेकिन किताबों में हरा लिखा है तो हम हरा ही लिखेंगे। और ये जो है ये है गोल्डन, माने शुद्ध सुनहरा। तो ये वाला जो इन चूहों का बच्चा होता है ना, ये कभी जिंदा पैदा ही नहीं होता, ये कभी जिंदा ही नहीं रहता, और ये हमेशा क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा, इसमें समयुग्मजी प्रभावी जीव की मृत्यु हो जाती है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, इसका समलक्षण अनुपात, इसको तो 0 मानेंगे, तो 0:2:1,
या इसको 2:1 भी लिख सकते हैं। और ये समजीनी क्या हुआ, ये तो मर गया, 0, 2 अंकर हैं और एक शुद्ध अप्रभावी है, तो 2:1। तो अभी तक आपने देखा टेस्ट क्रॉस, परीक्षार संकरण, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और प्रभावी घातकता में समलक्षणी और समजीनी अनुपात एक समान होते हैं। अब बात करते हैं इधर अप्रभावी घातकता की। तो अप्रभावी घातकता में इसका उदाहरण है, उदाहरण मनुष्यों में हसियाकार रुधिराणु एनीमिया के रोगी। अगर दो वाहकों का विवाह हो, तो आपको मैंने उसमें सहप्रभाविता में बताया था ना कि ये जो है HbA-HbS, ये कैसा जीव है, ये है सिकल सेल एनीमिया यानी हस्याकार रुधिराणु एनीमिया का वाहक, और इसका विवाह जिस पत्नी से होता है वो भी कैसी है, वो भी वाहक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं वाहक। अगर दो वाहकों का विवाह हो जाए तो देखो HbA-HbA, HbA-HbA, फिर HbA-HbS, HbA-HbS, फिर HbS-HbA, माने HbA-HbS, फिर HbS-HbS। ठीक है, तो ये जो है ये वाला व्यक्ति होगा सामान्य, ये सामान्य जीवन जिएगा। ये वाले जो दोनों होंगे ये होंगे वाहक, ये भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है ये होगा रोगी, या तो इसकी भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाएगी, या इसकी जन्म लेते समय मृत्यु हो जाएगी, या इसकी 1-2 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो इसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। ठीक है, तो इसमें समयुग्मजी अप्रभावी जीव की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो समलक्षणी अनुपात है, फिनोटिपिक रेशो, वो क्या होता है, 1:2:0, या फिर हम इसको 1:2 लिख सकते हैं। और समजीनी अनुपात है 1:2:0, माने 1:2। तो इस तरीके से ये घातकता होती है। ठीक है, अब देखो अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में मेंडल का जो 3:1 रेशो है, अनुपात है, वो बदल जाता है, लेकिन समजीनी समान रहता है। हाँ या ना भाई, चाहे अपूर्ण प्रभाविता हो चाहे सहप्रभाविता हो, लेकिन घातकता में ये 3:1 तो बदला ही बदला, नीचे वाला समजीनी भी बदल गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 1:2:1 का या तो 1:2 हो गया या 2:1 हो गया, 0 भी लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल बदल गया। तो ये चीजें समझ में आई। अब मेरे हिसाब से आपको अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और घातकता तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आपको यह भी पता है कि जो अपूर्ण प्रभाविता है देखिए और सहप्रभाविता है, इन दोनों ने मेंडल के प्रभाविता के नियम का खंडन किया, माने उसको तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगली अन्योन्य क्रिया, उसका नाम है बहुयुग्म विकल्पता, माने मल्टीपल अलीलिज्म। देखिए अगला पार्ट है बहुयुग्म विकल्पता।
माने मल्टीपल अलीलिज्म। बेटा इस अननोन ने क्रिया के अनुसार एक जीन को या एक लक्षण को एक से ज्यादा युग्म विकल्पी नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि जो मेंडल की पहली परिकल्पना थी युग्मित इकाई कारकों का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल पेयर अलील्स, वो कहता था एक जीन को सिर्फ 2 ही युग्म विकल्पी नियंत्रित करते हैं। तो ये इसने इसलिए उनको तोड़ दिया था। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो है मनुष्यों में रक्त समूह का नियंत्रण 3 युग्म विकल्पियों द्वारा किया जाता है। और वो युग्म विकल्पी कौन कौन से हैं? वो युग्म विकल्पी हैं IA, IB तथा IO, और IO को छोटे i के द्वारा भी लिखा जाता है। ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण है खरगोशों में त्वचा या खाल का रंग 4 युग्म विकल्पियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। समझ में आया? और वो कौन कौन से हैं ये आपको नहीं पता करना, बस आपको पता करना है कि वो 4 युग्म विकल्पियों द्वारा होता है। तो देखिए अब हम इधर देखते हैं मनुष्यों में रक्त समूह माने ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। इसको पढ़ने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, और वो सारणी है क्रमांक संख्या रक्त समूह। रक्त समूह कैसा? रक्त समूह ऊपर से देखने पर माने समलक्षणी। ठीक है। अब समजीनी संभव, मतलब कितने तरीके के समजीनी संयोजन इसमें संभव हैं। ठीक है। अब जो रक्त समूह होता है वो एक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। प्रोटीन माने एंटीजन माने प्रतिजन, तो प्रतिजन माने एंटीजन उपस्थित, और उस रक्त समूह में कौन कौन सी प्रतिरक्षियां पाई जाती हैं? सो प्रतिरक्षी माने एंटीबॉडीज उपस्थित। ये जिस रक्त समूह की हम बात करेंगे ये किसे किसे रक्त दान कर सकता है? किसे रक्त दान कर सकता है? फिर रक्त किससे ग्रहण कर सकता है? इधर देखे ध्यान से, रक्त किससे
ग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। फिर वंशागति का प्रकार, वंशागति का प्रकार देखिए, यह है नंबर 1। सबसे पहला रक्त समूह है ए। ए रक्त समूह दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो समजीनी संभव क्या है, IA या IAIO। तो इसका मतलब ये समयुग्मजीय अवस्था में भी आ सकता है और विषम युग्मजीय में भी। तो ये कैसा रक्त समूह हो गया, कैसा हो गया, प्रभावी। ठीक है, तो देखिए ये है प्रभावी रक्त समूह, माने डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। प्रतिजन, इसमें कौन सा प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन होता है ए, इसके कारण ये बनता है। तो अगर ए है तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी जो बी के विरुद्ध काम करेगी, माने बी। और यहां पर हम लिख सकते हैं प्रति बी। प्रति बी का मतलब एंटी बी, जो बी के, इस बी के विरुद्ध काम करे, तो उसको छोटे बी से दर्शाते हैं। ए वाला किस किस को रक्त दे सकता है, ये ए को रक्त दे सकता है तथा ए बी को रक्त दे सकता है। और रक्त ले किससे सकता है, अपने आप से ले सकता है तथा ओ वाले से रक्त ग्रहण कर सकता है। हाँ या ना, आ रहा समझ में। अब नेक्स्ट है नंबर 2, बी रक्त समूह। बी रक्त समूह जो है वो IB और बिल्कुल एक ही तरह IBIO। तो ये भी प्रभावी है क्योंकि समयुग्मजीय अवस्था में भी व्यक्त हो रहा है और विषम युग्मजीय। तो देखिए ये है आपका प्रभावी रक्त समूह। प्रभावी माने डोमिनेंट। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रोटीन एंटीजन होती है, बी। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, छोटी ए। माने अगर इसमें हम ए रक्त समूह का ब्लड डालेंगे, रक्त डालेंगे, तो ये उससे क्रिया करके सब कुछ नष्ट कर देगा, स्कंदन कर देगा। फिर ये किसे किसे रक्त दे सकता है, बी को तथा ए बी को। और रक्त किससे ग्रहण कर सकता है, बी से तथा ओ से। हो गई टेबल पूरी। अब अगला नंबर 3, यह है ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह एक ही तरीके से लिखा जा सकता है IAIB। और इसमें ए और बी जो है वो बराबर के हिस्सेदार हैं। समझ में आया, बराबर। तो ये कैसा रक्त समूह हो गया, हमने आज ही पढ़ा है, यह है सहप्रभावी माने कोडोमिनेंट। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं, दोनों ए तथा बी। तो जब दोनों ही एंटीजेंस होंगे और ये दोनों तरह का रक्त ले सकते हैं तो इसमें प्रतिरक्षियां दोनों के विरुद्ध नहीं हो सकती। इसे ए वाला भी खून दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है। ये किसे रक्त दे सकते हैं, ये सिर्फ ए बी को रक्त दे सकते हैं। और किससे ग्रहण कर सकते हैं, ए से ग्रहण कर सकते हैं, बी से ग्रहण कर सकते हैं, ए बी से ग्रहण कर सकते हैं तथा ओ से ग्रहण कर सकते हैं। ये चारों के चारों समूह से ग्रहण कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, ये है ओ रक्त समूह और इसको सिर्फ लिख सकते हैं IOIO, क्योंकि अगर ये ए के साथ है तो वो ए रक्त समूह हो जाएगा, अगर ओ बी के साथ है तो बी रक्त समूह। ये अपने आप को सिर्फ तभी प्रकट कर सकता है जब समयुग्मजीय अवस्था में हो। माने ये कौन सा रक्त समूह है, ये है अप्रभावी।
अप्रभावी माने रिसेसिव। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा प्रतिजन है? कोई भी प्रतिजन नहीं है, लेकिन प्रतिरक्षियां उसमें कौन सी हैं? दोनों, ए, छोटा ए तथा छोटा बी। मतलब इसमें बी बड़ा ए ब्लड ग्रुप डालोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी और बड़ा ए डालोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। ये रक्त किसे किसे दान कर सकता है? इसमें कोई भी प्रतिजन तो है नहीं, तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है तथा ओ को भी दे सकता है, चारों को दे सकता है। इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता कहते हैं। और ले सिर्फ किससे सकता है? केवल ओ से। केवल ओ द्वारा। ठीक है, तो बेटा ये है आपकी पूरी टेबल। ये आपको याद करके आनी है क्योंकि कल हम ब्लड ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक मैं अभी चीज लिख रहा हूं, वो हम कल समझेंगे क्योंकि कल हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, आरएच कारक। तो वैसे जो सार्वत्रिक ग्राही होता है माने यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो कौन सा होता है? ए बी। लेकिन वास्तव में वो कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस। ये हम कल पढ़ेंगे क्यों। और सार्वत्रिक दाता जो होता है माने यूनिवर्सल डोनर, ये कौन होता है? ये होता है ओ। लेकिन इसमें भी कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, है ना। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है, ये जो तीनों रक्त समूह हैं, सॉरी ये नहीं, ए बी और ओ, इन तीनों रक्त समूह की खोज किसने की थी? खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए बी रक्त समूह, इसकी खोज करने वाले थे डी कैस्टिलो। डी कैस्टिलो तथा स्टेनी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लिखवाना है, देखिए इधर। बहु युग्म विकल्पता में, ये याद रखना, में नंबर 1 समलक्षणी संभव, समलक्षणी संभव माने फिनोटाइप्स पॉसिबल बराबर n+1, ये फॉर्मूला है। और नंबर 2 समजीनी संभव बराबर n+1/2। ठीक है, जहां n बराबर युग्म विकल्पियों की संख्या, n बराबर युग्म विकल्पियों की संख्या। जैसे मनुष्यों का रक्त समूह 3 युग्म विकल्पियों से निर्धारित होता है, तो 3 + 1 4, और समजीनी संभव 3 × 3 + 1/2 बराबर 3 × 4/2 बराबर 12/2 बराबर 6। तो समलक्षणी संभव कितनी है? 4, और समजीनी संभव कितनी है? 6। इधर देखिए हमारी टेबल में समलक्षणी संभव कितनी है? 1 2 3 4, तो ठीक हो गया। और समजीनी कितनी संभव है? 1 2 3 4 5 6। सही हो गया हमारा आंसर, हाँ या ना। अब देखिए इधर, खरगोशों में त्वचा का रंग 4 युग्म विकल्पियों द्वारा होता है, तो इसमें समलक्षणी कितने हो जाएंगे?
समलक्षणी हो जाएंगे इसमें n+1 बराबर 4+1 बराबर 5 और समजीनी कितने हो जाएंगे, समजीनी संभव बराबर n+1 बटे 2, तो n की जगह 4 रख देंगे, 4 गुणा 4+1 बटे 2, तो 4 × 5 बटे 2, 4 पंजे 20 बटे 2, 10 आंसर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 और 10। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये जो ब्लड ग्रुप रक्त समूह वाली टेबल है ये आप याद करके आएंगे। कल हम पढ़ेंगे RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी संभव होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे और आपको ईश्वर अपनी आशीर्वाद दे। धन्यवाद।